हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल जीएस विद रवि सर में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे और उस मध्यकालीन इतिहास में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम लोग उसी विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वंश आपको बताए थे, संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडो, उसमें से मैंने 2 वंशों के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया है। जैसे संगम वंश के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है और सालुब वंश के बारे में जानकारी दी है। आज हम लोग इसी क्रम में अगले वंश की ओर बढ़ते हैं और जो आज जिस वंश पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस वंश का नाम है तुलुब वंश। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात की जाएगी तो तुलुब वंश के बारे में अगर बात नहीं होगी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मतलब इतना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ध्यान रखना, तुलुब वंश के बिना विजयनगर साम्राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतिहास पढ़ा ही नहीं जा सकता इस वंश के बिना। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको मध्यकालीन इतिहास की जो श्रृंखला है वो तुगलक वंश से आपको पूरा देखने को मिलेगा। और आगे की बहुत बेहतरीन वीडियो जो आने वाली हैं, जो मैं एक रणनीति बनाकर डालने वाला हूं, तो वो भी आप तक पहुंचेगी। जो देखिए भाई, शुरू करते हैं। तो तुलुब वंश का अगर हम लोग शासनकाल देखें, 1505 से लेकर 1565 ये शासनकाल था। और मैंने आपको बताया था इस वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह, जिसे भुजबल, बड़ा ही भुजाओं में जिसके बल है, ऐसी इसको उपाधि प्राप्त की थी, इसने धारण की थी। और ये वीर नरसिंह पहला व्यक्ति था जो पुर्तगालियों से, यानी भारत से बाहर अगर हम लोग बात करें यूरोप से, हालांकि इससे पहले के शासक जो थे वो अरब और ईरान से घोड़े मंगाते थे, लेकिन ये पहला ऐसा शासक था वीर नरसिंह जिसने पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस दी अल्मीडा, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, आप ध्यान रखना, पुर्तगाली ये गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मीडा से घोड़े खरीदने का एक एग्रीमेंट साइन किया, समझौता किया, और इसके तहत इसने क्या किया था, अल्मीडा से घोड़े खरीदे थे। तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि पुर्तगालियों से घोड़े खरीदने वाला शासक कौन था या समझौता किसने किया था, तो वीर नरसिंह ने सर्वप्रथम। अच्छा, इसके बाद इसका जो भाई था, ठीक है, इसका कृष्णदेव राय, ये गद्दी पर बैठा। कृष्णदेव राय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेव राय जो था, अगर विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है और कृष्णदेव राय के बारे में नहीं आपको पता है तो फिर कुछ पता नहीं है। बचपन में आप लोगों ने एक मैगजीन पढ़ी होगी जिसमें कृष्णदेव राय और तेनालीराम के किस्से आप लोगों ने पढ़े। तो तेनालीराम नाम के जो प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। हम चर्चा शुरू करते हैं। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और विश्वचित्त, ठीक है, विश्वचित्त की उपाधि प्राप्त थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज और विश्वचित्त की उपाधि प्राप्त थी। कृष्णदेव राय उन महानतम शासकों में से हैं जिनका जिक्र जो है बाबर ने स्वयं अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, बाबरनामा, उसमें जिक्र किया है। तो बाबर ने अपनी बाबरनामा में 2 राज्यों का जिक्र किया है, हालांकि भारत के 2 राज्य, इसके अलावा अरब और ईरान और फारस उधर के तो तमाम राज्यों के बारे में जिक्र किया है, लेकिन भारत के जो 2 क्षेत्र हैं, मेवाड़ और विजयनगर, इनका जिक्र आपको मिलता है। तो सवाल उठता है कि बाबरनामा में किन 2 शासकों का जिक्र मिलता है। तो मेवाड़ का एक शासक था राणा सांगा, जिससे आप जानते हैं बाबर का एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, है ना। तो उस शासक के बारे में जिक्र मिलता है। और विजयनगर साम्राज्य का अगर किसी शासक का जिक्र मिलता है तो वो है कृष्णदेव राय। तो अब आप समझिए कि बाबर का समकालीन थे कृष्णदेव राय। पहला प्रश्न तो ये बनता है।
दूसरा प्रश्न यह बनता है कि बाबर भी इनसे प्रभावित था, इनके प्रभाव से प्रभावित था। क्यों? दरअसल जब कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठे तो इन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य के विजित क्षेत्र जो गवा चुके थे उनको दोबारा प्राप्त करने का प्रयास किया। जैसे कौन कौन से क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य से निकल चुके थे? एक बीजापुर से विजयनगर का बड़ा तगड़ा झगड़ा बना रहता था। बीजापुर और विजयनगर का कभी भी बनता नहीं था। तो बीजापुर जो है इसने रायचूर के जो क्षेत्र था, तुंग और भद्रा का जो रायचूर का दोआब था, उस पर नियंत्रण कर लिया था। तो कृष्णदेवराय ने सबसे पहले रायचूर का दोआब छीना बीजापुर से। उसके बाद इसने राय गजपतियों ने जो उदयगिरी छीन लिया था, उदयगिरी जो था गजपतियों ने कब्जा कर लिया था। मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए कि गजपतियों ने विजयनगर पर कब आक्रमण किया था और कौन शासक था उस समय। तो ये गजपति कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। तो गजपतियों ने जो उदयगिरी जीत लिया था उस उदयगिरी को भी छीन लिया। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है राय, कृष्णदेवराय ने गजपतियों से उदयगिरी विजित कर लिया। इसके बाद 1510 में अल्बुकर्क ने फादर लुई को कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा। अब ये फादर लुई कौन है? ये आप जानते हैं जो ईसाई मिशनरी होते हैं, ये फादर लुई थे। और इनको देवराय के दरबार, कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा। क्यों भेजा? मंगलौर और भटकल में कारखाने लगाने थे पुर्तगालियों को, अपनी फैक्ट्री लगानी थी मंगलौर और भटकल में। अच्छा, अब समस्या ये थी कि अल्बुकर्क इस बात को समझता था कि कृष्णदेवराय हमको कारखाना लगाने की इजाजत दे देंगे। क्यों दे देंगे? इसमें कृष्णदेवराय का भी कहीं ना कहीं हित था। कैसे? समझिए। दरअसल कृष्णदेवराय का बीजापुर के नवाब से झगड़ा तो था ही, डिस्प्यूट था ही। तो कहीं ना कहीं कृष्णदेवराय बीजापुर से इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, यानी कि बीजापुर को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कर रहे थे। और पुर्तगाली भी बीजापुर पर नियंत्रण चाहते थे। तो यानी कि कृष्णदेवराय भी बीजापुर पर नियंत्रण चाहता था और पुर्तगाली भी चाहते थे। तो कहावत होती ना, दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त बन जाता है। तो इसीलिए कृष्णदेवराय के पास पुर्तगाली पहुंचे, अल्बुकर्क पहुंचा, और जिसने फादर लुई को भेजा कि मंगलौर और भटकल में हमें कारखाने लगाने हैं, हमें इजाजत दे दो। कृष्णदेवराय ने कहा ठीक है भाई, तुमको भी बीजापुर से दिक्कत है, हमको भी बीजापुर से दिक्कत है। कृष्णदेवराय के समय ही बारबोसा और डोमिंगो पायस ये यात्री थे और विद्वान भी थे। तो बारबोसा और डोमिंगो पायस ये पुर्तगाली, आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये कहां के रहने वाले थे? पुर्तगाली यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। विद्वानों के संरक्षक एवं स्वयं विद्वान थे। ध्यान रखना, कृष्णदेवराय विद्वानों को बड़ा इज्जत देता था, विद्वानों का संरक्षक था, और क्योंकि वह स्वयं विद्वान था। तो आप जानते हैं विद्वानों की हर जगह पूजा होती है, इसीलिए आप सबको अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अधिकांश वक्त जो है अगर किताबों में आप लगाएंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसका आपको लाभ जीवन पर्यंत मिलेगा। एक हमारे गुरुजी हमको बताते थे कि डॉक्टर और वकील कभी बूढ़े नहीं होते हैं, ये कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं। बूढ़े से तात्पर्य रिटायर्ड नहीं होते हैं। तो ये ज्ञान जो है ना, एक शिक्षक भी इसी भांति होता है। शिक्षक जितना पुराना होता चला जाता है, उसका नॉलेज उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो आप एक नॉलेज जो है ना, नॉलेज पर ज्यादा इन्वेस्ट करें, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें लगातार। इसके शासनकाल को, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, कई दफा एग्जाम में आया है कि तेलुगु साहित्य का
क्लासिकल युग किसके शासनकाल को कहते हैं? तो साहब कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहते हैं। इसके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 विद्वान होते थे, जिनमें से एक नाम पेंडना और स्वयं कृष्णदेवराय, ये ऐसे 2 व्यक्ति थे जो संस्कृत और तेलुगु दोनों के विद्वान थे। पेंडना की एक रचना है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मनुचरित। ये मनुचरित है, मनु स्मृति नहीं है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। मनु स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई है। जो हिंदू धर्म के नियमबद्ध है, नियमों से जुड़ी हुई संहिता है, उसकी रचना गुप्त काल में हुई। ये मनुचरित है। ये कौन सी है पुस्तक? मनुचरित। और मनुचरित की रचना किसने की है? पेंडना। पेंडना का संबंध किससे? कृष्णदेवराय से। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, कृष्णदेवराय की 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। आमुक्तमाल्याद बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आमुक्तमाल्याद जो तेलुगु में इन्होंने लिखी है, जामवंती कल्याणम और उषा पर्णय, ये दोनों किताबें जो है कृष्णदेवराय ने संस्कृत में लिखी हैं। ये तीनों की तीनों पुस्तकें परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय ने अपनी एक नागलपुर एक शहर बसाया, नागलपुर नगर एक बसाया, और अपनी पत्नी की याद में एक हासपेट नगर भी बसाया। तो 2 नगर कृष्णदेवराय ने बसाए। हालांकि डेटा तो बहुत है कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ने के लिए, हम कितना पढ़ेंगे? हमको सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है मुझे उतना ही पढ़ना है, और इसलिए मैं आपको उतने ही सिलेबस में खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ना है तो कोई भी पुस्तक ले आना, और उसमें कृष्णदेवराय के बारे में बहुत लंबा इतिहास है इनका। इन्होंने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर भी बनवाए। वैसे तो अगर कृष्णदेवराय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका रुझान जो था वो वैष्णव धर्म की ओर था। आपसे पूछा जा सकता है, वैष्णव धर्म की ओर इनका रुझान था। ठीक है, इसलिए इन्होंने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर इन्होंने बनवाए। अब सवाल ये हुआ कि कृष्णदेवराय जब अंतिम स्टेज पर थे तो बड़ी चुनौती आ गई। चुनौती ये आ गई कि इनके जो बच्चे थे वो छोटे छोटे थे। बच्चे का मतलब लड़के जो थे वो छोटे थे, वयस्क नहीं थे। अब सवाल ये उठा कि इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा किया है, इतना पावरफुल साम्राज्य है, ये किसके हाथ में दिया जाए? कोई समझदार व्यक्ति हो, कोई होशियार व्यक्ति हो। तो कृष्णदेवराय ने अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपने शासन की, अपने साम्राज्य की बागडोर दे दी। यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हुआ समझने का प्रयास करना। दरअसल कृष्णदेव राय का जो दामाद था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय का जो दामाद था जिसका नाम था राम राय, तो राम राय को सत्ता नहीं मिली चूंकि वह दामाद था, और अच्युत देव राय जो थे वो गद्दी पर बैठे। अब कहीं ना कहीं कृष्णदेव राय के मन में यह संशय भी था कि ये जो दामाद है ये नया है, इसको विजयनगर साम्राज्य के बारे में कितना इसका लगाव है कितना नहीं है तो वो जानकारी भी नहीं थी प्रॉपर तरीके से। इसलिए अपने भाई, चचेरे भाई अच्युत देव राय को गद्दी पर बिठाया और राम राय को अच्युत देव राय ने शासन में सहभागिता दे दी। इनको शासन में सहभागिता दे दी। कृष्णदेव राय के जो बेटे थे जिनका नाम था सदाशिव राय, सदाशिव राय ये किसके बेटे थे? कृष्णदेव राय के। ध्यान रखना, ये अभी छोटे थे जब अच्युत देव राय गद्दी पर बैठा तब। अब इसने क्या किया, इसने इसीलिए 2 बार अपना राज्याभिषेक भी कराया। एक बार तो कृष्णदेव राय के सामने कराया, जीवित थे तब, और एक बार जब उनकी मृत्यु हो गई तब। तो 2, एक तिरुपति जगह पड़ती है जो हम लोग तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, दूसरी जगह कालाहस्ती पड़ती है। इन दोनों जगह पर अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक करवाया।
एक इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि एक दरबारी कवि थे राजनाथ डिंडिम। राजनाथ डिंडिम जो थे वो अच्युत देव राय के दरबार में ही रहते थे। एक तो ये प्रश्न बनता है। अब दिक्कत ये हुई कि अच्युत देव राय जब अंतिम स्टेज पर था तो ये भी ये चाहता था कि उसका पुत्र गद्दी पर बैठे, जबकि वास्तविक सत्ता किसकी थी? कृष्णदेव राय की। और ये थे चचेरे भाई अच्युत देव राय। तो अच्युत देव राय जो थे वो अपने बेटे को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, जबकि अब जो कृष्णदेव राय के बेटे थे वो बड़े हो चुके थे। तो जब कृष्णदेव राय के बेटे बड़े हो गए तो कृष्णदेव राय के जो दामाद थे राम राय, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनता का समर्थन लेकर, जनता को याद दिलाकर कि असली शासक तो, असली हक तो कृष्णदेव राय के बेटों का है शासन पर, जनता का समर्थन प्राप्त किया। और राम राय ने अच्युत देव राय के बेटे वेंकट, जिसका नाम था वेंकट को साइड से करके कृष्णदेव राय के बेटे सदाशिव राय को विजयनगर की गद्दी पर बिठा दिया। अब सदाशिव राय को गद्दी पर बिठाने का उद्देश्य राम राय का क्या था? राम राय ये चाहता था कि चूंकि हमें शासन प्रशासन की जानकारी है, सदाशिव राय को उतनी जानकारी नहीं है, ये प्रशासन से दूर रहे, शासन से दूर रहे। तो असली देखो यहां पर लिखा है वास्तविक सत्ता पर नियंत्रण किसका आ गया? राम राय का आ गया। इसीलिए ये प्रयास कर रहा था कि इसका साला जो है सदाशिव राय वो गद्दी पर बैठे। इधर अच्युत देव राय का जो बेटा था वेंकट, वह गद्दी पर नहीं बैठ पाया। तो यहां पर जब राम राय के हाथ में पूरा चार्ज आ गया तो राम राय ने क्या किया? मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करने लगा और जो ऊंचे ऊंचे पद थे उन पर भी मुस्लिम सैनिकों को, मुस्लिम पदाधिकारियों को भर्ती करने लगा। इससे बहमनी शासक जो थे उनके मन में ये कहीं ना कहीं संशय पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उन्होंने एक गुट बनाना शुरू किया। दरअसल एक जगह पड़ती है गोलकुंडा। असली विवाद गोलकुंडा को लेकर हुआ। राम राय ने गोलकुंडा को विजयनगर साम्राज्य में मांगने की बात कही। राम राय मतलब सदाशिव राय। तो जो गोलकुंडा क्षेत्र था उसको विजयनगर साम्राज्य में बहमनी शासकों ने मना कर दिया। फिर क्या था? हो गया युद्ध। कोई चीज आसानी से ना मिले तो युद्ध कर लो। और इधर जो था सभी बहमनी शासकों ने क्या किया? सभी बहमनी शासकों ने क्या किया? एक संगठन बना लिया जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों क्षेत्र जो थे, चारों इलाके जो थे वो एकजुट हो गए। इन्होंने संयुक्त सेना बनाई बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के नेतृत्व में और तालीकोटा का युद्ध कर दिया। तालीकोटा के युद्ध में ध्यान रखना ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था और इसका नेतृत्व जो है राम राय कर रहा था। अब कभी भी यहां पर सवाल पूछा जाए, ये बात ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? राम राय टिक मत करना, गलत हो जाएगा आंसर। कौन था शासक? सदाशिव राय। चूंकि यहां पर वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? राम राय के हाथ में, तो इसलिए युद्ध का नेतृत्व भी कौन करेगा? राम राय करेगा। तो तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, इन 3 नामों से जाना जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना। बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसमें राम राय ने नेतृत्व किया और राम राय के नेतृत्व में क्या हुआ? ये युद्ध हुआ। इधर संयुक्त सेना का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहे थे और अली आदिल शाह जो थे
अली आदिल शाह की जब यहाँ पर नेतृत्व में राम राय की मृत्यु हो गई, जब राम राय की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर एक इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था सेवल। सेवल ने क्या किया, सेवल ने इस युद्ध का अपनी आंखों से देखा था प्रत्यक्ष तौर पर। इसने एक किताब लिखी फॉरगेटन एम्पायर, फॉरगेटन एम्पायर। ध्यान रखना, युद्ध के बाद सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की थी और बरार के बारे में ध्यान रखना, बरार इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, बरार इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। और विजयनगर साम्राज्य का तुलुक वंश का जो अंतिम शासक था वो था तिरुमल। तिरुमल जो सदाशिव राय का भाई था, और ये तिरुमल जो था ये अंतिम शासक था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे अगला वंश आएगा इसका अराबिदो वंश, उस पर बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। जय हिंद, जय भारत।